आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि हम लोग की जो क्लास होती है वो पीवाईक्यू को ध्यान में रख के की जाती है। हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को पढ़ रहे हैं। सन 2023 का और 22 का हम लोग पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग सन 2020 के पेपर को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, वर्तमान भारतीय समाज और साइंस इन सबको पढ़ लिया। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का जो ये समय होता है ये गलत लिखा हुआ है, आपको जो पूर्णांक है ये भी गलत है। 1 घंटे का पेपर होता है और जो मार्क्स रहता है वो आप लोग का 25 मार्क्स रहता है, जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव, 6 वेरी शॉर्ट, 7 लॉन्ग रहता है। 7 लॉन्ग मतलब ये 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहते हैं, ये 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स के रहते हैं, बट ये 7 क्वेश्चन 14 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर के रहते हैं। ये 14 मार्क्स का टोटल 25 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें आप 12 नंबर आप लोगों के लिए लाना जरूरी रहता है, क्योंकि अगर आप 12 नंबर से कम लेके आए तो आप लोग का लगेगा बैक। क्या लगेगा? बैक। बहुत से बच्चों का लगा भी है, तो आप लोग परेशान मत होइए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की सभी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी। साथ में आपको फ्री नोट्स मिलेगा। आप लोग जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स और जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ है, जो ये क्लासेस चल रही है, इन सब का पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलेगा, जिससे आप आराम से बाद में उन सबको पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं, बहुत से बच्चे होते हैं जिनको लिखना नहीं पसंद होता है, टाइमिंग नहीं होती है, तो अभी आप क्लास को सुन लीजिए, बाद में आप उसको अच्छे से आराम से पढ़ लीजिए। आपके पास फ्री नोट्स भी रहेंगे। आपको एक जगह में जब ये सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी तो मैं सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को वहां अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। आप वहां से सारी चीजों को देखिए और पढ़िए। हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। काव्य को कितने भागों में बांटा गया है? काव्य को कितने भागों में बांटा गया है पूछ रहा है। तो काव्य क्या होता है कि दृश्य काव्य भी होता है, श्रव्य काव्य भी होता है। हम ऐसा करते हैं कि हम देख के भी चीजों को सुनते हैं, समझते हैं, और सुन के भी। इसलिए काव्य को 2 भागों में, दृश्य और श्रव्य दृश्य। श्रवण काव्य वह है जो कानों से सुना अथवा मुख से पढ़ा जाता है ना। दृश्य काव्य वह है जो अभिनय के माध्यम से देखा सुना जाता है, जैसे नाटक हो गया है ना। ये सब चीजें तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि पठन का अर्थ। पठन का अर्थ क्या है? तो पठन हम लोग शास्त्र पठन भी कहते हैं होता है, और मौन वाचन भी। मतलब शास्त्र वचन मतलब कि बोल बोल के भी हम लोग पढ़ते हैं, और मौन में मन में पढ़ते हैं। अभी मैं क्या कर रही हूँ? शास्त्र वाचन कर रही हूँ, जिससे मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग भी सुन सके। और एक क्या होता है? मौन वाचन, जिसको मैं सिर्फ अपना ही सुनती हूँ, सामने वाला नहीं सुन पाता है। मौन वाचन। मौन वाचन का उद्देश्य क्या होता है? वाचन गति का विकास करना होता है। पठित सामग्री को अधिग्रहण, वाचन का अभ्यास, ए और बी दोनों। तो वाचन गति का जो होता है उद्देश्य, हम लोग वाचन गति का उद्देश्य वाचन इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें गति ला सके। मौन, अगर कोई चीज हम लोग मन में पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी उसको पढ़ के खत्म कर देते हैं ना। और सामग्री का ज्यादा से ज्यादा हम लोग ग्रहण, क्योंकि अगर हम तेज किसी चीज को पढ़ेंगे तो वो चीजें जल्दी कंप्लीट होगी और ज्यादा चीजों को हम कम समय में पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट, ये पूछता भी है मौन वाचन का उद्देश्य, ये आपके अति लघु में भी पूछ लेता है। तो द्रुत गति से अभ्यास करना, छात्रों की बोध शक्ति का विकास करना, छात्रों के स्वाध्याय की आदत विकसित करना, छात्रों में सोच मनन तर्क की शक्ति बढ़ाना। अगर आप कोई चीज मन में पढ़ रहे हैं तो अगर आप उस जगह पे कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, मतलब ध्यान आपका पूरा फोकस वहीं पे रहेगा, तभी आप तेज उन चीजों को पढ़ पाएंगे। नहीं तो आप तो क्या करते हैं कि ऐसे बुक खोल के रख लिए, मौलिक लेखन ऐसे अपने मन में पढ़ रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, मौलिक लेखन वहीं रह गया और आप पता नहीं कहाँ पहुंच गए। इसलिए पूरा ध्यान आपको उसी चीज पे देना पड़ता है, तभी आप जाके मौन वाचन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप कुछ दूसरा रहेंगे, सोच कुछ दूसरा रहे। बट शास्त्र वाचन होता है जब आप तेज तेज की चीजों को पढ़ते हैं, तो आप पढ़ भी रहे हैं और साथ में आपके माइंड में कुछ चल भी सकता है, लेकिन उसमें भी गलतियां होने की संभावना रहती है। इसलिए जब भी आप पढ़ें एक जगह ध्यान लगा के पढ़िए। जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में, ये आदि इतना कंफ्यूज किया है कि क्या ही बताऊं। आदि से निकलकर उसका, ये गलत लिखा हुआ है, उसका अर्थ उसके अर्थ को बदल देता है, तो वो क्या कहलाता है? अधिकतर दिमाग में ही माइंड में सेट रहता है कि आदि का अंत होता है,
और हम लोग ये भूल जाते हैं कि आदि का अंत तो क्या होता है, विलोम होता है, अंत मीन्स खत्म हो गया। और आदि मतलब क्या हुआ, प्रारंभ, है ना। आदि का यही तो मतलब हुआ कि प्रारंभ। अगर आदि का मतलब प्रारंभ है तो ये आदि का मतलब अगर प्रारंभ है, आदि का मतलब क्या, अगर प्रारंभ है तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में, है ना, निकल कर उसके अर्थ को बदल देता है, उसके उसके अर्थ को बदल देता है, तो वो क्या कहलाएगा। अगर कोई शब्दांश के प्रारंभ में लगेगा तो वो क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा ना। जो शब्दांश किसी शब्द के आगे लग जाए, प्रारंभ में लग जाए, तो वो शब्द क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। और अंत में लग जाए तो वो क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा, है ना। जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उसके अर्थ को बदलता है तो वो क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। आदि मतलब क्या हो गया, प्रारंभ हो गया, और आदि का विलोम क्या हो गया, अंत हो गया, है ना। अंत मीन्स खत्म, आदि मीन्स प्रारंभ। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजन किया है, बहुत ज्यादा। मैं मुझसे ये 2 बार गलती हुई है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये डिफिनेशन आप देख लीजिए कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, उस, मतलब ये सारी चीजें क्या हैं, सर्वनाम है। आप इसको देख लीजिए, मैं थोड़ा जूम कर दूं। संज्ञा क्या है, किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्त, स्थान की क्रिया आदि के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इसकी डिफिनेशन तो आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, संज्ञा, विशेषण, ये सारी इसकी डिफिनेशन है। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, आप उसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति लघु हम लोग का क्या है कि समास किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ध्यान रखिए, ये आपसे पूछ लेता है डिफिनेशन, समास किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर, है ना, अन्य शब्दों, विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते तो उन्हें क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास के भेद तो आप देख लीजिए क्या है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव की मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अव्ययी भाव वही होगा जिसके आगे उपसर्ग लगा होगा। क्या लगा होगा, उपसर्ग लगा होगा। यहाँ पे अभी क्या होता है, अति प्रिय हो गया, मतलब कुछ भी होगा लेकिन उसके आगे उपसर्ग जरूर लगा होगा। द्वंद्व समास क्या हो गया, रात दिन, ये अपोजिट की बात करता है। विलोम, ज्यादातर विलोम से ज्यादा आप याद रखिए कि बीच में योजक चिन्ह जरूर लगा होगा द्वंद्व समास में। हम लोग के एग्जाम में बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछता है। द्विगु समास, जहाँ पे अंकों की बात हो, कहाँ पे अंकों की बात हो। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि पर्यायवाची आते हैं ज्यादातर। कर्मधारय में कारक आते हैं, कारक चिन्ह। जैसे पूछ लिया स्नान घर, स्नान घर पूछ लिया तो आप इसको अगर तोड़ेंगे तो कैसे को तोड़ेंगे, तो स्नान के लिए घर, है ना, के लिए आया, ऐसे ही आप इसको याद कर लीजिएगा। मौलिक लेखन किसे कहते हैं, मौलिक लेखन से तात्पर्य उस लेखन से है जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर व्यक्तिगत रूप से लेखन कार्य करता है, वह मौलिक लेखन कहलाता है। यह लेखन कार्य जिसमें व्यक्ति नितांत जीवन एवं विचार सोच का सृजन करता है, लेखन कार्य में जो सबसे प्रथम स्थान होता है वो क्या होता है, मौलिक लेखन होता है। आप इसको ध्यान रखिए। लिंग किसे कहते हैं, जिस जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम में स्त्री या पुरुष जाति का, स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। नेक्स्ट, गद्य और पद्य के में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह पाठ का रूप होता है या काव्य का रूप होता है, आप इसको ध्यान रखिए। यह लेखन द्वारा लिखित होता है या कवि द्वारा रचित होता है। इसमें लय तुक छंद नहीं होता, इसमें लय तुक छंद होता है। पद में पद टफ होता है, मेरे लिए तो टफ है, आप लोगों का पता नहीं। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य, वाक्य आप याद रखिए कि वाक्य किसे कहते हैं, ये भी पूछता है कि वाक्य
देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊं कि शब्दों के एक सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है कि अर्थ रखने वाला। अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक वाक्य। तो ये ऐसे हैं जिसके आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। काल की कितनी अवस्थाएं आप सभी जानते हैं कि 3: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। इसको बताने की जरूरत नहीं है। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग पूछ लिया, कर्मधार है वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद क्या हो? विशेष हो। पहला पद तो विशेषण है और दूसरा पद क्या होना चाहिए? विशेष होना चाहिए। या पूर्व पद या उत्तर पद में उपमान उपमेय का क्या हो? संबंध माना जाता हो, क्या कहलाता है? कर्मधारय समास। उदाहरण के लिए चरण कमल, कमल के समान, किसके? कमल के समान चरण, नील गगन, यानी नीला है जो गगन, ये सब क्या हो गए? कर्मधारय समास हो गए। कहानी या लोक कथा सुनकर शिक्षक किन किन उद्देश्यों की पूर्ति करा सकता है? तो शिक्षकों को कहानी कहने की तकनीक का सबसे प्रभावी शिक्षण रणनीति में एक मानी जाती है। कहानी कहने की जो तकनीकी है उसके मुख्य लाभ हैं: उच्च उच्चारण, प्रेरणा, सक्रिय भागीदारी, रचनात्मकता को बढ़ावा देना, बच्चों के बीच बीच में सहयोग करना, किसी विषय की समझ में गहरा करना और ध्यान अवधि में वृद्धि करना। ये सब क्या है? कहानी। लोक कथा सुनकर शिक्षक किन किन, मतलब अगर एक कहानी या लोक कथा सुनाकर एक शिक्षक बच्चों में उसके चिंतन को बढ़ा सकता है ना, उसके मनोबल को बढ़ा सकता है, उसके मतलब क्या होता है कि जो उत्साह का लेवल होता है उसको बढ़ा सकता है, रचनात्मकता उसके दिमाग में और आ जाएगी, क्रिएटिविटी उसके दिमाग में और आएगी, वो चीजों को और अच्छे से समझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि वाचन के दोषों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? वाचन के दोषों को, वाचन में बालकों को दोष तो रह ही जाते हैं, उन्हें निम्न प्रकार से दूर किया जा सकता है: आवृत्ति द्वारा, बार बार अभ्यास कराकर, ठीक उच्चारण का अभ्यास कराकर। इससे बालक अपनी कमी को क्या कर सकता है? दूर कर सकता है। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, ये बार बार आ रहा है, 1 नंबर 2 नंबर में पूछता जरूर। औपचारिक पत्र के संदर्भ में लिखे जाते हैं। जिन लोगों के साथ नहीं होते उन्हें जानते तक नहीं है, मतलब यह व्यवसायिक होता है। तथा औपचारिक पत्र वो हो गए जिसको हम नहीं जानते, आप व्यवसाय में अपने लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र वे हैं जो व्यक्तिगत हैं, जिनको हम लोग जानते हैं। वो सारे पत्र कौन से हो गए? अनौपचारिक पत्र हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? आप लोग विराम चिन्ह को तैयार कर लीजिए। विराम चिन्ह से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। विराम, हिंदी में विराम चिन्हों में साधारण भाषा में रुकना कहते हैं, जो लिखते, बोलते या पढ़ते समय रुकते हैं या संकेत देते हैं, ये विराम चिन्ह के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार क्या कितने हैं? अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उप विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक, संयोजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, ये सब का सारे क्या हैं? ये सब हमारे विराम चिन्ह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? उच्चारण के विभिन्न भेदों में लिखिए। उच्चारण के विभिन्न भेदों को लिखिए। मुख से अक्षर को बोलना उच्चारण कहलाता है। उच्चारण के स्थान पे वर्णों के भेद। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। बड़ा, बड़ी, ये सब क्या है? इसके मतलब जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। आप देख लीजिए वर्णों के उच्चारण स्थान। कंठ से क्या बोला जाता है? छोटा बड़ा स्वर के हो गए। और ये जो हमारे कचट तप जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं? संघर्षी व्यंजन, है ना, कचट तप। तो इसको हम लोग ऐसे वर्ग में ऐसे लिख देते हैं। तो का से क्या हो गया? कंठ से। इसको याद करने की ट्रिक क्या थी? KTMDO, यानी KTM 2। कंठ से क्या हो गया? काका गागा अंगा। और इसमें क्या आ गया? ये सारे क्या है? उसमें व्यंजन भी, मतलब जो है कंठ में से क्या बोला जा रहा है? छोटा बड़ा, काका गागा अंगा। और तालु से हम लोग क्या बोल रहे हैं? छोटी बड़ी, चाचा जाजा या। यश जिसके पास है, साथ में अंतस्थ और
उष्म व्यंजन भी किस में आ रहे हैं? तालु में। जिसके पास यश है उसको ताल मिल रहा है ना, जिसको ताल मिल गया, जिसके पास मूर्धन है, जिसकी आवाज अच्छी है, टाटा डाढांगा, उसको क्या मिलेगा? रस मिल जाएगा। ऐसे आप इन चीजों को देख के तैयार कर लीजिए। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य कौन से साधन है? पत्र लेखन, निबंध लेखन और नाट्य लेखन। लिखित अभिव्यक्ति के साधन है, जबकि वाद विवाद मौखिक अभिव्यक्ति के क्या है? साधन है। वाद विवाद किसके हैं? मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता बहुत है। दंतोष्ठ, तो दंतोष्ठ से हम लोग क्या बोलते हैं? वा को। वा कैसा वे है? वा को मतलब अगर पूछा जाएगा इसका उच्चारण स्थान क्या है तो दंतोष्ठ है। कंठोष्ठ क्या है? ओ है। कंठ तालु ए है। नासिक क्या हो गया? अंगा याना नामा, ये सब क्या है? नासिक व्यंजन है। हम लोग हिंदी के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सन 2020 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोगों ने उसको देख लिया है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आप सभी को PDF मिल जाएगा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।